Good evening, students. So, this is our lecture number 83 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने आज के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बोला था, आपको याद होगा जब मैं आपको सेक्शन 83 पढ़ा रहा था, वो प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड, जहाँ पर किसी को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है. तो मैंने आपको बोला था कि जो उसके रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा. तो आज वो सेक्शंस हम लोग कवर कर लेते हैं. कुछ केस लॉस भी हैं मेरे पास, उनको भी मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है. तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन करिए. वहाँ पर मैं जुडिशरी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनको डालते रह रहा हूँ, और अलॉन्ग विद दैट जो मैं हिंदू लॉ के लेक्चर्स बना रहा हूँ उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप. तो शुरू करते हैं. ठीक है. तो जहाँ तक मुझे याद है, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो जहाँ तक मुझे याद है सेक्शन 84 मैंने आपको समझा दिया था. ठीक है. ब्रीफ के लिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ सेक्शन 84 में क्या कहा गया है. इसको दोबारा पढ़ लेते हैं. प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. If any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन. मतलब बेसिकली अगर किसी इंसान के अगेंस्ट में वारंट को इशू किया गया है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ईदर एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ, जिसकी वजह से जो वारंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर उस इंसान के अगेंस्ट में कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है. ठीक है. और वो उसको ये डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इस स्पेसिफाइड प्लेस पर इस स्पेसिफाइड टाइम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना है. The proclamation shall be published as follows. It shall be publicly read in some conspicuous. Conspicuous का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो कि पब्लिक एट लार्ज आराम से उस जगह को देख सके. ठीक है. जो मतलब पब्लिक के सामने लाइक बहुत ही हद तक विजिबल हो. It shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स. ठीक है. तो जो ये प्रोक्लेमेशन होगा इसको एक ऐसी जगह पे एक ऐसी कंस्पिक्यूअस प्लेस पर चिपकाया जाएगा जहाँ पर जो पब्लिक एट लार्ज हैं वो उसको देख सके एंड दे विल गेट टू नो कि इस इंसान के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है. तो वो उसको इंटिमिडेट करा सकते हैं इस रिगार्डिंग कि आपके अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, तो आप कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village. जहाँ पर वो बंदा रहता है उसके घर पे आप प्रोक्लेमेशन चिपका दोगे. A copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the court house. जिस कोर्ट ने उस प्रोक्लेमेशन को इशू किया है उस कोर्ट के बाहर भी उस प्रोक्लेमेशन को स्टिक कर दिया जाएगा. ठीक है. जो भी कोई कंस्पिक्यूअस पार्ट हो, मतलब उस कोर्ट का जो गेट है वहां पर चिपका दिया जाएगा. द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स विद डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स. ठीक है. अब जो ये सारे मेजर्स हैं इसको तो कंपल्सरली आपको करना है, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है ना, ये कहता है कि कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिशन है, वो अगर चाहे तो प्रोक्लेमेशन को किसी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकता है. Subsection 3. A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day. ठीक है. कोर्ट ने जो रिटन ऑर्डर पास किया था प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग कि इसको आपको इस कंस्पिक्यूअस जगह पे, मतलब बेसिकली जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने इशू किया है, तो उनका जो रिटन ऑर्डर है, ठीक है, वो इस तरफ सिग्निफाई कर रहा है कि, मतलब मैं बेसिकली समझा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है. जो कोर्ट ने रिटन ऑर्डर पास किया है जिसके बेसिस पर प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है और उसको कंस्पिक्यूअस प्लेस पर स्टिक किया गया है, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज इट सेल्फ एन एविडेंस कि जो भी रिक्वायरमेंट थे प्रोक्लेमेशन को उनसे कंप्लाई किया गया. क्या क्या रिक्वायरमेंट? कि पहले एक्यूज के अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया था और वारंट से उसने कंप्लाई नहीं किया. कंप्लाई नहीं करने के बाद कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया. Subsection 4. Where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of 10 years or more or imprisonment for life or with death under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. अब देखिए, ध्यान समझिए, ये जो आपका सबसेक्शन 4 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जो इससे पहले इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन था सीआरपीसी के अंदर, दैट इज सेक्शन 82, वहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि अगर इन ऑफेंसेस के एलिगेशन लगे कि एक्यूज ने कमिट किया है
और इन एलिगेशंस के लगने के बाद जब एक्यूज के अगेंस्ट में वारंट को इशू किया गया और वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया, तब उन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए ही एक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। दिस वाज इन सेक्शन 82। अब इसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया है और यहां पर ये कह दिया गया, ये आप ध्यान समझिए कि कोर्ट प्रोक्लेमेशन किसी भी इंसान के अगेंस्ट में इशू कर सकता है कि अपनी प्रेजेंस को वो इंश्योर करे, चाहे उसने कितना भी माइन्यूट ऑफेंस कमिट किया हो। लेकिन सबसेक्शन 4 ये कहता है किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट इज मोर देन 10 years। ठीक है, दैट विल इंक्लूड लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी। मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल से अधिक की है, ठीक है, दैट मे इंक्लूड लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी ऑल्सो। तो उस केस में ही आप एक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसको चेंज किया गया। पहले कुछ मतलब स्पेसिफाइड ऑफेंसेस दिए हुए थे सीआरपीसी के अंदर, लेकिन अब बीएनएसएस के अंदर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है जिसके बेसिस पर किसी भी इंसान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 5, the provision of subsection 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। मतलब जो proclaimed offender डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा कि वहाँ पर जो वो डिक्लेरेशन है उसको किसी कंस्पिक्यूअस पार्ट पे जाके चिपका दिया जाए। वो चाहे एक्यूज्ड का घर हो, जिस टाउन में वो रह रहा है उस टाउन में कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे जो कि बहुत कंस्पिक्यूअस हो, जो कोर्ट का गेट है वहाँ पर चिपका देना। वो सारे के सारे मेजर्स जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद भी फॉलो किए जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 85 पर। 84 आपको क्लियर हो गया ना? इसका सबसेक्शन 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। ये 10 years वाला लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी वाला, ये 110% आई एम प्रीटी श्योर इस साल किसी ना किसी प्रीलिम्स के पेपर में पूछने वाले हैं। ठीक है, 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अच्छा, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट का बेसिकली मतलब होता है जब्त कर लेना। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको। द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में, अब यहाँ पे प्रोक्लेमेशन की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात नहीं हो रही है। मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोक्लेमेशन भी कवर रहेगा। ठीक है, में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब क्या, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम पर्सन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब सपोज सेक्शन 84 के अंदर किसी इंसान के अगेंस्ट में कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया या फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया, दोनों ही केसेस यहां पर कवर होंगे। ठीक है, अब जो जनरल रूल है, ठीक है, जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि आफ्टर द प्रोक्लेमेशन इज बीइंग इशूड, the court may attach the property। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जब प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा, जनरल रूल यही कहता है कि प्रोक्लेमेशन के इशू करने के बाद आप उस पर्टिकुलर ऑफेंडर के प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल रूल। अब वो प्रॉपर्टी कैन ईदर बी मूवेबल और इमूवेबल, मतलब उसकी कार हो, उसका ट्रक हो, उसका कैटल हो, ठीक है, कोई पेरिशेबल नेचर का उसके पास कोई गुड हो, दीज विल ऑल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल में उसका कोई प्रॉपर्टी हो गया, लैंड, हाउस वगैरह, दीज विल ऑल बी कवर्ड अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज अम्ब्रेला। ठीक है, और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड पर्सन को ही बिलोंग करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सबसेक्शन 1 बेसिकली ये कहता है कि जिस भी इंसान के अगेंस्ट में सेक्शन 84 के अंदर प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, तो प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, दैट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर देके वो उस पर्टिकुलर इंसान जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अटैच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोवाइजो पे आते हैं। इट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, at the time of the issue of the proclamation, the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court. ठीक है, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation। तो हमने जनरल रूल क्या देखा
कि प्रॉपर्टी का अटैचमेंट जो है वो सिर्फ प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद होगा। लेकिन प्रोवाइजो जो कि जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है, ये कहता है कि अगर कोर्ट को इसके रिगार्डिंग पता चलता है कि एक्यूज जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, मतलब मान लीजिए उसके पास कोई लैंड या घर था, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी थी, जमीन थी या फिर कोई घर था, वो उसको बेचने वाला है, ठीक है, तो वहां पर उस सिचुएशन में एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो उसके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी और वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर करने वाला है, मतलब सपोज उसके पास कोई ट्रैक्टर या कार था, उसको कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरे जुरिस्डिक्शन में किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कोर्ट को एक सेपरेट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उस सेपरेट प्रोसीजर को फॉलो ना करना पड़े तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, एक एक्सेप्शन है ये जनरल रूल का, कि at the time when the order of the at the time of the proclamation, जब प्रोक्लेमेशन को इशू किया जाएगा उसी टाइम पर कोर्ट चाहे तो अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोर्ट की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस रिगार्डिंग कि एक्यूज जो है जिसकी जो प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है वो उस प्रॉपर्टी को या तो डिस्पोज ऑफ करने वाला है या तो वो उसको कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर करने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने जनरल रूल क्या देखा कि अगर आपको अटैचमेंट करना है तो पहले आप प्रोक्लेमेशन इशू करोगे, उसके बाद आप अटैचमेंट करोगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि आप चाहें तो प्रोक्लेमेशन इशू करते टाइम भी अटैचमेंट कर सकते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, आपने प्रोक्लेमेशन भी इशू किया और अटैचमेंट का भी ऑर्डर साथ में ही दे दिया। लेकिन ये सिर्फ आप उन सर्कमस्टेंसेज में करेंगे जहां पर एक्यूज प्रॉपर्टी को या तो डिस्पोज ऑफ करने वाला हो, बेचने वाला हो, या फिर वो उसको कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर की तरफ कहीं ले जाने वाला हो। इज दैट क्लियर? Subsection 2. Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब अगर मान लो जो प्रॉपर्टी है जिसको अटैच करवाना है वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, तो वहां पर उस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर में है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? सबसेक्शन 3 पे आते हैं। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज ए डेप्ट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अच्छा, यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ? इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेप्ट, बेसिकली मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक्यूज ने किसी इंसान को डेप्ट दिया था, कुछ पैसे उधार पे दिए थे। सपोज ने क्या कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी और मॉर्गेज में उसके बिहाफ मतलब उसके लिए उसने उस इंसान को पैसे दिए थे, ठीक है। तो अब वो एक डेप्ट बन गया। अब वो डेप्ट का जो पैसा है जो एक्यूज को वापस मिलने वाला था, कोर्ट उसको भी अटैच कर सकती है। और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, ठीक है। अगर मान लो कोई डेप्ट है या फिर अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका अटैचमेंट का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ये सबसेक्शन 3 में दिया गया है। तो पहले क्या कोर्ट कर सकती है? सीज कर सकती है, ठीक है। अब जैसे कार है, कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट ऑर्डर दे देगी उसकी कार को तुरंत सीज कर लो। क्लियर है आपको? मतलब कार हो गया, कैटल हो गया, कोई गुड्स वगैरह हो गए, कुछ भी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, गहने वगैरह हो गए, उसको कोर्ट सीज करने का ऑर्डर दे सकती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये जो अटैचमेंट का पर्पज है ना वो बस इतना है कि जो एक्यूज्ड है वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करे कोर्ट में। इसका और कोई पर्पस नहीं है। इसका ये पर्पस नहीं है कि एक्यूज को हम पनिश कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, हम बस उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करे। अब जब उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा किसी प्रकार का कि देखो भाई अगर तुम कोर्ट में नहीं आए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे तब तक जो एक्यूज्ड है वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर भी नहीं करेगा। तो जो ये पूरा प्रोसीजर है ना, ये बस एक्यूज्ड के ऊपर दबाव डालने के लिए है कि वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जैसे ही एक्यूज्ड अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवा देगा उसी मूवमेंट पर जो भी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उसको रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, आगे आप ये पढ़ेंगे अभी। और बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर। अच्छा, यहां पे रिसीवर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी, दिस बेसिकली डील्स विथ रिसीवर। ठीक है, अब बेसिकली मान लीजिए कोई डेप्ट या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उसकी देखभाल करने की भी आवश्यकता है। मान लीजिए कोई पेरिशेबल नेचर का गुड है, ठीक है, तो उसकी देखभाल करने की भी आवश्यकता है। तो अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का, वो थोड़ी ना जाके उस पर्टिकुलर आइटम की देखभाल करेगा, तो वो क्या करेगा, किसी रिसीवर को अपॉइंट कर देगा। तो सीपीसी के अंदर
ऑर्डर 40 के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ही इज बेसिकली द मैनेजर, रिसीवर मैनेजर सेम ही चीज़ है, ठीक है। उसका जो काम होता है ना वो ये होता है कि वो प्रॉपर्टी को मतलब बेसिकली संभाल के रखता है, ठीक है, उसको संभाल के रखता है। यही रिसीवर का मतलब बेसिकली फंक्शन है। तो कोर्ट यहां पर अगर मान लो कोई डेप्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है जो कि उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो रिसीवर होता है ही कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पर उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है। मान लीजिए एग्रीकल्चर है तो वो किसी को दे दिया खेती करने के लिए, तो ये सारे काम वो कर सकता है लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। अब यहां पर बेसिकली क्या कह रहा है कि मान लो एक्यूज ने किसी आइटम का पैसा दे दिया था, ठीक है। मान लीजिए कार था, कार का उसने पेमेंट कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगी यहां पर उस कार को जो उस एक्यूज को डिलीवर होने वाली थी उसको रास्ते में ही जब्त कर लेगी, ठीक है। मतलब उसका प्रोहिबिट कर देगी कि वो जो पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी जो है एक्यूज को ना की जाए और रेदर उसको वो जब्त कर लेगी, अटैच कर देगी। इज दैट क्लियर? बाय ऑल और एनी ऑफ टू सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। अब यहां पर हमने कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आप इनमें से कोई एक ही मेथड अपॉइंट कर सकते हो, आपको जितने मेथड सही लगते हैं आप किसी भी मेथड पर रिलाई करें फॉर द अटैचमेंट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आपको आ रहा है? तो सेक्शन 85 में जब हमने अभी डिस्कशन शुरू की थी तो यहां पर हमने क्या समझा, हमने यहां पर ये समझा जो जनरल रूल है वो ये है कि प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद ही कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर एक्यूज प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर करने वाला है तो वहां पर साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है। फिर सबसेक्शन 3 में हमने ये समझा कि अगर मान लो डेप्ट या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पर हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। तो अब सबसेक्शन 4 में क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का समझते हैं। If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the state government, be made through the collector of the district in which the land is situated. मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर स्टेट में एक लैंड रेवेन्यू एक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब मैं आपको अगर समझाऊं आसान शब्दों में तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप अपने आसपास देखते हो सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्टेट को एक प्रकार का रेवेन्यू देती है, एक प्रकार का टैक्स देती है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी लॉ के द्वारा उस पर्टिकुलर लैंड को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर ना किया हो, ठीक है, रेवेन्यू देने से, ठीक है। तो यहां पर यह कह रहा है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वहां पर जो उसका अटैचमेंट होगा दैट शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा ये कलेक्टर के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। एंड इन ऑल अदर केसेस बाय टेकिंग पोजेशन, मतलब कि प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया जाएगा। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, किसी इंसान को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा। मतलब प्रॉपर्टी को अटैच जो है वो कलेक्टर करेगा, कोर्ट के ऑर्डर से प्रॉपर्टी को अटैच कलेक्टर करेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा है क्या कर सकते हैं, उसको पोजेशन में ले लिया जाए या फिर उस पर्टिकुलर लैंड के लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए, ठीक है। सी by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of property to the proclaimed person or to anyone on his behalf। मतलब बेसिकली उसने कोई जमीन खरीदी थी, ठीक है। अब वो जो जमीन है वो उस मतलब बेसिकली एक्यूज ने जमीन का पैसा दे दिया था, अब वो जो जमीन है ना वो कोर्ट ने जब्त कर ली, ठीक है। अब वो जो जमीन है वो एक्यूज के हाथ में नहीं आ रही, यही मतलब यहां बोलना चाह रहा है सी में। D by all or any two of such methods as the court thinks fit। कोर्ट को जितने मेथड सही लगे वो उनको एम्प्लॉय कर सकती है। फिफ्थ, if the property ordered to be attached consists of livestock or is of perishable nature, the court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such cases the proceeds of the sale shall abide the order of the court। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लो लाइव स्टॉक है, चारा है, कैटल है, ठीक है, या फिर मान लो पेरिशेबल नेचर का गुड है जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। पेरिशेबल मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कुछ समय के बाद खराब हो जाए, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, कोर्ट तुरंत ही ऑर्डर देगा कि ये जो लाइव स्टॉक है या फिर जो पेरिशेबल नेचर का गुड है इसका सेल कर दिया जाए, ठीक है। और सेल करने के बाद क्या होगा, जो भी उससे रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को कोर्ट में जमा करवा दिया जाए, ठीक है। कोर्ट इसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास करेगा कि उस रेवेन्यू को कहां पर जमा करना है। सबसेक्शन 6, the powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the civil procedure code। यहाँ पर अगर रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है
प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, तो उसके पास वही सेम पावर रहेगी जो सीपीसी में दी गई है कि रिसीवर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी क्या क्या पावर्स हैं. इज दैट क्लियर? 86. आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बिकॉज इट्स अ न्यूली एडेड प्रोविजन. ठीक है, ये पहले सीआरपीसी के अंदर नहीं था, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर. अब यहां पर बस आपको अथॉरिटी का ध्यान रखना है. रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी or commissioner of police initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8. chapter 8 में हम लोग समझेंगे क्या प्रोसीजर है इसका. बस इतना समझ लीजिए बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी एक्यूज्ड को बिलोंग करती है कि नहीं करती है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है, जहां पर इसके लिए रिक्वेस्ट दिया जाएगा बाय अ पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस. ठीक है, ये जो दो पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा. 87 पे आते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन मतलब उस पर्सपेक्टिव से नहीं है, मेंस के नहीं है, प्रीलिम्स में आपसे ये अथॉरिटी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, 87 पे आते हैं. क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू or objection made to the attachment of any property attached under section 85 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part. अब देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोर्ट ने सेक्शन 85 के अंदर किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया. ठीक है, और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन को बिलोंग नहीं करती थी, वो किसी और को बिलोंग करती थी, तो उस इंसान के पास 6 महीने हैं. ठीक है, कितने महीने हैं? 6 मंथ्स. ये 6 महीने का टाइम फ्रेम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है पहले. ठीक है, डीजीएस में पूछा जा चुका है. उसके पास 6 महीने का टाइम फ्रेम है, जिस बीच में वो कोर्ट में इसके रिगार्डिंग एक मतलब एप्लीकेशन डाल सकता है, क्लेम कर सकता है कि जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था दैट प्रॉपर्टी वाज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड अंडर सेक्शन 85, और वो प्रॉपर्टी उस इंसान को बिलोंग करती थी. अब कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी? कोर्ट उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर इस मैटर में इंक्वायरी करेगी एंड सब्सिक्वेंटली वो चाहे तो अलाउ भी कर सकती है कि हाँ आप सही कह रही हैं, प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती थी, या फिर डिसअलाउ भी कर सकती है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड within the period allowed by this subsection may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative. ठीक है, जिस बंदे ने क्लेम किया था कि वो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है, अगर वो मर गया, ठीक है, तो उसके मरने के बाद इस प्रोसीजर को, इस प्रोसीडिंग को जो उसके मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, सबसेक्शन 2. Claims or objections under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 85 in the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made. Basically यहाँ पर ये कह रहा है जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया है उसी कोर्ट में आप जाके क्लेम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी लायबल नहीं थी अटैच होने के लिए. लेकिन देखिए और यहां पर सबसेक्शन 2 क्या कह रहा था? सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन व्हेन इट इज मेड एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट. हाँ ठीक है, और फिर इसका आगे का पार्ट ये कहता है और इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर एन ऑर्डर इंडोर्स्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 85 इन द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट इज मेड. ठीक है, मैं समझाता हूं बेसिकली यहां पर क्या कह रहा है. यहां पर यह कह रहा है कि आपको अगर क्लेम करना है कि जो प्रॉपर्टी सेक्शन 85 के अंदर अटैच की गई है वो आपकी थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की नहीं थी. ठीक है, जिसके अगेंस्ट से प्रोक्लेमेशन इशू किया गया उसकी नहीं थी, तो आप उस कोर्ट में करेंगे जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया है. क्लियर आपको? और अगर मान लीजिए आप जो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर थी, किसी और जुरिस्डिक्शन में कोर्ट ने ऑर्डर किया था अटैचमेंट का, तो जिस भी जुरिस्डिक्शन में कोर्ट ने ऑर्डर किया था आप उस जुरिस्डिक्शन के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करेंगे इन दिस रिगार्ड कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो मेरी प्रॉपर्टी थी, जिस इंसान के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया उसकी नहीं थी. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये अथॉरिटी ध्यान रखिएगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. और ये जो 6 महीने का टाइम फ्रेम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, ये पूछा है, ये भी पूछा है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी आपका प्रीलिम्स में आ चुका है कि किस अथॉरिटी को आपको अप्रोच करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक तो 6 मंथ का टाइम फ्रेम हो गया और ये सीजीएम की अथॉरिटी
अगर प्रोक्लेमेशन जो किया गया था कोर्ट के द्वारा वो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर किया गया था, तो जिस भी जुरिस्डिक्शन में किया गया था उस जुरिस्डिक्शन के सीजीएम को आप अप्रोच करोगे, ठीक है। ठीक है, चलो सबसेक्शन 3 पे आते हैं। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड, प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, जिस भी कोर्ट में ये बेसिकली क्लेम डाला जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस इंसान को बिलोंग करती थी, वो कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगी कि वेदर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दैट पर्सन और नॉट। ठीक है, और अगर क्लेम डाला गया था सीजीएम के पास, तो आपको याद है मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सीजीएम जो है वो चाहे तो केसेस का मेक ओवर कर सकते हैं, मतलब कि उनको जो केस आया था वो किसी सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकते हैं कि वो उसमें इंक्वायरी करे। इज दैट क्लियर? सबसेक्शन 4, any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under subsection 1 may, within a period of 1 year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive। ठीक है, बेसिकली समझाता हूं यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये 1 साल का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविजन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत मुश्किल से पूछेगा इसमें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सबसेक्शन 4 ये कहता है कि किसी इंसान ने क्लेम किया, उसने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी थी और आपने इसको गलती से अटैच कर दिया, ये सोच के कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की थी। ठीक है, अब जो उसने ये क्लेम रेज किया था उसको डिसअलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर उस इंसान के पास 1 साल का टाइम पीरियड होगा जिस बीच में वो एक सिविल सूट फाइल कर सकता है रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ही कैन फाइल अ सिविल सूट by claiming that I am the particular owner of this property, और यहां पर कोर्ट ने गलती से इसको अटैच कर दिया है। ठीक है, और जब तक वो सिविल सूट जो है वो पेंडिंग है, तब तक जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था कि मतलब ये प्रॉपर्टी तुमको बिलोंग नहीं करती है, वो ऑर्डर कंक्लूसिव रहेगा। इज दैट क्लियर? 88 पे आते हैं। इफ द प्रोक्लेम पर्सन appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment। जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि प्रोक्लेमेशन डालने का जो पर्पस है वो बस यही है कि एक्यूज्ड अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करे। तो अगर प्रोक्लेमेशन के साथ में प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया था और प्रोक्लेमेशन के टाइम फ्रेम के बीच में एक्यूज्ड ने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवा दिया, तो वहां पर जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, Subsection 2, if the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under section 87 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural decay or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड वेन एवर इट थिंक्स फिट। इसको हम लोग एक एक पार्ट्स में समझते हैं। तो यहाँ पर ये इस सिचुएशन की बात कर रहा है। अब देखिए सबसेक्शन 1 में ये कह दिया कि अगर एक्यूज अपीयर हो गया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो वहां पर आप जो प्रॉपर्टी को अटैच किए थे उसको रिलीज कर देंगे। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर प्रोक्लेम पर्सन अपीयर नहीं होता है स्पेसिफाइड टाइम में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब आपको जो टाइम फ्रेम में कहा गया था आप नहीं अपीयर हुए, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट बेच देगी। ठीक है, बट आप तब तक उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे जब तक कि 6 महीने का टाइम फ्रेम एक्सपायर ना कर जाए। अब ये 6 महीने का टाइम फ्रेम क्यों डाला गया है? ताकि सेक्शन 87 के अंदर अगर किसी को क्लेम करना है कि ये प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती थी, वो कर सके। ठीक है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा। ठीक है, हाँ, या फिर ये 6 महीने का टाइम फ्रेम या तो एक्सपायर हो जाए, या फिर मान लीजिए अगर किसी ने क्लेम किया, या फिर सपोज उसने अगर कोई सिविल सूट भी डाला है, जब तक वो सिविल सूट डिस्पोज ऑफ ना हो जाए तब तक आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है और बहुत जल्दी सड़ सकती है, तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन बेचने के बाद जो भी उसका रेवेन्यू होगा दैट शैल बी गिवन टू द पर्सन जिसको वो बिलोंग करता था। ठीक है, मतलब अगर उसने ये क्लेम कर दिया कि वो प्रॉपर्टी उसकी है और वो क्लेम जीत गया, तो उस केस में उसको दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 3, इफ, ये भी ध्यान रखिएगा, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such property is subordinate, and proves
to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all cost incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. In short इसको समझ लेते हैं कि अगर 2 साल के टाइम फ्रेम में, ये 2 साल का टाइम फ्रेम याद रखिएगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था तो इससे लेके 2 साल तक, ठीक है, जो एक्यूज था या फिर जिस भी इंसान की वो प्रॉपर्टी थी, वो अगर कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाता है और वो ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, ठीक है, जिसको बेच दिया गया सपोज, या फिर मान लीजिए एक्यूज ये कहता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है या फिर मेरे अगेंस्ट में कोई वारंट इशू किया गया था, उसने कोर्ट को सेटिस्फाई भी कर दिया इस रिगार्डिंग, तो यहां पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी इसको सोल्ड कर दिया गया था उसका जो उसको सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट एक्यूज को या फिर उस इंसान को दे दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को डिडक्ट करके जितना कोर्ट की प्रोसीडिंग में खर्चा आया था। इतना इन शॉर्ट समझ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। बस इसमें आपको ये 2 साल का टाइम फ्रेम याद रखना है जिस बीच में कोई भी इंसान जाके क्लेम कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार ये 2 साल का टाइम फ्रेम एक्सपायर कर गया तो उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंसान कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसकी वो प्रॉपर्टी थी और उसको गलती से अटैच कर दिया गया हो, ठीक है, आप उसके बाद कोई भी क्लेम रेज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है यार, ठीक है। सेक्शन 89, हाँ, any person referred to in subsection 3 of section 88 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court। मतलब मान लीजिए आपने सेक्शन 88 के अंदर सेक्शन 88 सब सेक्शन 3 के अंदर ये क्लेम किया कि मतलब जो भी उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आया था वो मेरे को नहीं दिया गया, तो आप अपील कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में कि जो उसका प्रॉफिट था वो मेरे को नहीं दिया गया। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें आपको ये टाइम फ्रेम ध्यान रखना है, 2 साल का, 6 महीने का, ठीक है, ये जितने टाइम फ्रेम्स हैं इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका प्रोक्लेमेशन वाला ही है जिसमें ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये आइडेंटिफिकेशन वाले में जो अथॉरिटीज़ हैं इनको ध्यान रखिएगा, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, ये आपसे प्रीलिम से पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बस इतना बहुत है, इसमें बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। बट मैं कुछ केस लॉस बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इन विमल बेन अजीत भाई पटेल वर्सेस वत्सल बेन अशोक भाई पटेल, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 82, ये पुराने सेक्शन है सीआरपीसी के, ठीक है, सेक्शन 82 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 was enacted to secure the presence of the accused before the court. On the achievement of the said purpose, the attachment shall be withdrawn and the property that had been attached shall be restored, as the CRPC do not provide for the sale of the property after the proclaimed offender has surrendered or has obtained bail. This is so because once an accused surrender before the court and their warrant is cancelled, they are no longer an absconder and the entire purpose behind attaching their property is achieved। मतलब बेसिकली यहाँ पर इस कोर्ट में इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पर्पस होता है ना अटैचमेंट का, वो एक्यूज की प्रेजेंस को इंश्योर करवाना होता है। एंड द मोमेंट एक्यूज अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर दे टाइम बाउंड मैनर में, तो उस प्रॉपर्टी को जो कोर्ट है वो सेल नहीं कर सकती है, बिकॉज इसके रिगार्डिंग सीआरपीसी में कोई भी बात नहीं की गई है कि अगर एक्यूज अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर दे तो उसके बावजूद भी आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए कहा गया है ना, द इंटायर पर्पस बिहाइंड अटैचिंग देयर प्रॉपर्टी इज अचीव, मतलब कि बेसिकली जो वहां पर पर्पस है प्रॉपर्टी को अटैच करने का वो क्या है कि एक्यूज अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करे, उसको डराया जाए, धमकाया जाए कि आओ कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट में ट्रायल को हम लोग कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अगर वो पर्पस अचीव हो जाए तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको रीस्टोर कर दिया जाए, ठीक है। इन विनोद खन्ना वर्सेस स्टेट 1988 दिल्ली हाई कोर्ट, अब इसका थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। द नोटिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन हैड टू बी सेंट टू द पेटिशनर, ठीक है, बट द सेम कुड नॉट बी डन सिंस द पेटिशनर वाज इन ए फॉरेन कंट्री एट द टाइम, ठीक है। जो प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर था वो पेटिशनर को भेजा जाने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो वो पेटिशनर था वो फॉरेन कंट्री में था। देयरफॉर द नोटिस वाज सेंट टू एन ऑफिशियल टू द कंपनी वेयर द पेटिशनर वाज द चेयरमैन, ठीक है। तो जिस कंपनी में पेटिशनर चेयरमैन था उस पर्टिकुलर कंपनी को भेज दिया गया वो नोटिस प्रोक्लेमेशन का, ठीक है। जो उसकी कंपनी है वो इंडिया में है, ठीक है, वो उसका चेयरमैन है लेकिन वो फॉरेन में है।
The said official gave the notice of appearance to the petitioner before the investigating officer, but even after that the petitioner did not appear. मतलब बेसिकली उस प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया था कि तुम अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करो बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, बट स्टिल जो वो प्रोक्लेमेशन था उससे जो petitioner है उसने कंप्लाई नहीं किया, ठीक है. Subsequently, an arrest warrant was issued and against the petitioner, which also remained unexecuted. Finally, the court issued a proclamation under Section 82 of the Criminal Procedure Code and ordered the attachment of property under Section 83 of the code. Thereafter, the petitioner filed an appeal against the issuance of a proclamation under Section 482 of the code. ये आपका वो inherent powers of the High Court वाला section है, ठीक है, मैं भी समझा दूंगा केस का फैक्ट दोबारा. The petitioner argued that it did not attempt to escape the warrant of arrest. Further, he also argued that the arrest warrant never came into his knowledge and therefore he could not have possibly absconded. In short, अगर चीज़ों को समझे तो यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया, ठीक है, बंदे ने प्रोक्लेमेशन से भी कंप्लाई नहीं किया, कोर्ट ने वारंट इशू किया, बंदे ने वारंट से भी कंप्लाई नहीं किया. अब इसके बाद कोर्ट ने सेक्शन 82 और 83 के अंदर उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया. अटैचमेंट के अगेंस्ट में एक्यूज ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया अंडर सेक्शन 482 विच बेसिकली रिलेट्स टू द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, और यहाँ पर ये कहा कि उसको तो पता ही नहीं था उसके अगेंस्ट में कोई वारंट या प्रोक्लेमेशन इशू भी किया गया था, ठीक है. The court held that such facts were insufficient to conclude that the petitioner did not abscond from the court for the reason that he had several officials who were working in India and it was non-convincible that he would not have been intimidated by any one of the notices and issue or arrest warrant against him. Further, the petitioner had begun the execution of a power of attorney to dispose of his assets to prevent the attachment of property. These facts and acts of the petitioner can only draw one conclusion, that the petitioner was aware of all notices and the arrest warrant and tried to evade the same, ठीक है, evade करने की कोशिश किया, and could be said to have been absconded. This case makes it clear that the knowledge of the issuance of an order of appearance in any form whatsoever followed by a non-appearance is essential to conclude that a person is absconding, ठीक है. अब यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज थे वो इंडिया में थे, उन्होंने तुम्हें बताने का प्रयास किया कि तुम्हारे अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, तुम्हारे अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया है, तुमने उससे कंप्लाई नहीं किया. अलॉन्ग विद दैट, जब तुम्हारे अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हो गया तो तुम्हारे जो एसेट्स थे कंट्री में, तुमने उसको भी बेचने का प्रयास किया. तो ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस इस ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि तुमको पता था तुम्हारे अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये जो केस का जो रेशियो है ना, ये मतलब बेसिकली इसने ये स्टैब्लिश कर दिया कि this makes it clear that the knowledge of the issuance of an order of appearance in any form whatsoever followed by a non-appearance is essential to conclude that a person is absconding. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर किसी इंसान को ये चीज़ पता है कि उसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन या वारंट इशू हुआ है एंड द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द सेम, ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी अपीयरेंस को इंश्योर नहीं कर रहा है, तो यहां पर ये सफिशिएंट है कंक्लूड करने के लिए दैट द पर्सन इज absconding. Is that clear? In Moeddin versus Sub Inspector of Police, the issue was whether an absconding accused whose property is attached under Section 83 of the Code of Criminal Procedure can file an application after the expiry of 2 years from the date of such attachment to release the said property under Section 85 of the Code. The court यहाँ पे basically issue ये था कि जो 2 साल का टाइम फ्रेम है, क्या उसके एक्सपायरेशन के बाद भी accused जो नेट प्रॉफिट था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जिसको सेल आउट करने के बाद कोर्ट ने पाया था, क्या उस प्रॉफिट को वो क्लेम कर सकता है आफ्टर 2 years? कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन अब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड इज entitled to get the property released within the time period specified in the proclamation or within 2 years from the date of attachment of property, given that he must establish that he was not absconding or concealing himself, nor did he receive the notice of proclamation to enable him to appear before the court on time. In the expiration of the aforementioned period, the accused would not be entitled to file an application of the relief of the property under Section 85 Section 3 of the Code. Here, the petitioner failed to establish that he was not absconding, nor did he, and did not receive the notice of proclamation, making him not qualified to get his property released. The petition was therefore dismissed. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने यही कहा, आपको आसान शब्दों में अगर समझा दूं कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 years, और अगर मतलब वो 2 साल के टाइम फ्रेम के बीच में भी एक्यूज ने कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि वो एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा था या फिर खुद को कंसील नहीं कर रहा था, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी मिल सकती है. लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी. बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पर ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 year एक्यूज्ड को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मैंने आपको समझा दिए. ठीक है,
सो अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सोच रहा जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं इस पार्ट के उसको कंप्लीट, इस चैप्टर के उसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। दैट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स, और कुछ जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको कर दूँ, फिर अपील वगैरह पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, I'll meet you in the next lecture.